नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे प्रलक्ष्य संयुक्त अपराधिता सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य के भाग 3 के बारे में, जो हमारी शेष वीडियो रह चुकी थी। आज हम उसके आगे आप लोगों के लिए विस्तारपूर्वक बताते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य उद्देश्य से। सामान्य उद्देश्य भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 149 में सामान्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट्स के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि विधि विरुद्ध जमाओं के किसी सदस्य द्वारा उस जमाओं के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाओं के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाओं का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा। इस प्रकार धारा 149 में भी धारा 34 की भांति एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसके अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाओं अनएलेवेबल असेंबली के ऐसे प्रत्येक सदस्य को किसी अपराध का दोषी माना जाता है जो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कारित किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्यों द्वारा ऐसा कोई अपराध किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में किया जाना संभव था, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाओं का सदस्य रहा हो, उस अपराध का दोषी माना जाएगा। यूनेस बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि धारा 149 के अंतर्गत दो सिद्ध के लिए यह साबित हो जाना मात्र पर्याप्त है कि पॉइंट नंबर 1 कहता है, अभियुक्त विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य रहा है तथा घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति निर्विवाद है। उसका प्रकट कार्य ओवरट एक्ट साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। शिवाजी सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ही यह प्रतिपादित किया गया है कि विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य होने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त यह जानता हो कि जिस जमाओं का वह सदस्य है वह पॉइंट नंबर 1 विधि विरुद्ध अनएलेवेबल है तथा पॉइंट नंबर ख कहता है अपनी योजना को कभी भी क्रियान्वित कर सकता है। इसी प्रकार महमूद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि जहां विधि विरुद्ध जमाओं का होना स्थापित हो गया हो, वहां अभियोजित पक्ष के लिए प्रत्येक सदस्य के प्रकट कार्य ओवरट एक्ट को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार धारा 149 एक विशिष्ट एवं सुभिन्न अपराध का गठन करती है। धारा 149 की प्रयोज्यता के लिए निम्नलिखित 2 बातें अपेक्षित हैं। नंबर 1, विधि विरुद्ध जमाओं के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध कारित किया जाना तथा पॉइंट नंबर 2, ऐसे अपराध का एक सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में किया जाना। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट शब्द से अभिप्राय सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुक्रम में से है। मोहिंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में सभी अभियुक्त एक साथ घटनास्थल पर आए थे। उनके पास घातक हथियार थे, 2 के पास बंदूकें थीं। सभी ने घटनास्थल पर आते ही हमला कर दिया। उन्हें इस बात का आभास था कि उनके हमले से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारक हो सकती है या गंभीर चोटें आ सकती हैं तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि उनका व्यवहार सामान्य उद्देश्य तथा सामान्य
उद्देश्य के निर्माण का प्रतीक है। 5 से कम व्यक्तियों की सामान्य उद्देश्य के लिए दो सिद्धि सामान्य उद्देश्य के लिए विधि विरुद्ध जमाओं के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कई बार यह प्रश्न उठता है कि क्या 5 से कम व्यक्तियों को सामान्य उद्देश्य के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है। कालू उर्फ मसीह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसका सकारात्मक उत्तर दिया गया। इस मामले में कुल 27 अभियुक्तों में से केवल 4 को दोषसिद्ध किया गया। सामान्य उद्देश्य के मामलों में प्रत्येक अभियुक्त के प्रकट कार्य को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, मात्र यह साबित कर दिया जाना पर्याप्त है कि विधि विरुद्ध जमाओं के सभी सदस्यों ने एक सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में हिस्सा लिया था। सामान्य आशय एवं अपराध के किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति धारा 34 एवं 114 में अंतर। धारा 34 एवं धारा 114 में प्रतिपादित सामान्य सिद्धांत में अंतर है। धारा 34 सामान्य आशय के बारे में है, जबकि धारा 114 अपराध किए जाने के समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति के बारे में है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य विशेष करने का निर्देश देता है और ऐसे निर्देशानुसार वह दूसरा व्यक्ति कुछ कार्य कर लेता है, तो वह पहले व्यक्ति के दुष्प्रेरण से किया गया कार्य समझा जाएगा। धारा 34 के अंतर्गत संयुक्त रूप से किया गया कार्य नहीं, लेकिन जहां कई व्यक्तियों में से एक दूसरे व्यक्तियों को निर्देश देता है और वह सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया कार्य समझा जाएगा और धारा 34 लागू होगी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि धारा 34 उस समय प्रयोज्य होती है जब कोई आपराधिक कार्य सामान्य आशय की पूर्ति के लिए सबके द्वारा किया जाता है। आपराधिक कार्य करते समय सभी व्यक्तियों का घटनास्थल पर उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है, जबकि धारा 114 के अंतर्गत दुष्प्रेरक को आपराधिक कार्य के लिए किए जाने के समय उपस्थित रहना आवश्यक है, चाहे वह आपराधिक कार्य में सक्रिय भाग ले या नहीं ले। सामान्य आशय एवं आपराधिक षड्यंत्र में अंतर। सामान्य आशय धारा 34 एवं आपराधिक षड्यंत्र धारा 120 में सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। आपराधिक षड्यंत्र में किसी आपराधिक कार्य को करने का करार मात्र पर्याप्त होता है, जबकि सामान्य आशय में किसी कार्य का वस्तुतः किया जाना आवश्यक है। सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य में अंतर। सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में निम्नांकित अंतर पाया जाता है। नंबर 1, सामान्य आशय के अंतर्गत कोई आपराधिक कार्य उस सामान्य आशय को अग्रसर करने में एकाधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जबकि सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत अभियुक्त का किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना मात्र पर्याप्त है। सामान्य आशय के लिए विधि विरुद्ध जमाव का होना आवश्यक नहीं है, जबकि सामान्य उद्देश्य के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव होना आवश्यक है। पॉइंट नंबर ग कहता है, सामान्य आशय किसी नए अर्थात पृथक अपराध का सृजन नहीं करता, जबकि सामान्य उद्देश्य एक पृथक अपराध का सृजन करता है। पॉइंट नंबर घ कहता है, सामान्य आशय में विचारों के आदान प्रदान का सक्रिय तत्व विद्यमान रहता है, जबकि सामान्य उद्देश्य में केवल सदस्यता पर्याप्त है, जो कि एक निष्क्रिय तत्व है। हुआ कहता है, सामान्य आशय में विचारों का अर्थात मस्तिष्क का पूर्व मिलन आवश्यक है, जबकि सामान्य उद्देश्य में यह आवश्यक नहीं है कि सामान्य उद्देश्य घटनास्थल पर भी निर्मित हो सकता है। अलाउद्दीन मियां बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 1980 SC 957 के मामले में यह कहा गया। दीनानाथ का मामला AIR 1939 नागपुर 644, मोती 10 का प्रकरण AIR 1954 SC 657 का मामला आया था। AIR 2009 SC 417, AIR 2008 SC 515, लखन महतो का मामला AIR 1966 SC 1742 का मामला आया था।